आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस. As we all know, Government of India has launched the historic decision in the field of sports. Up till now, we all know sports in front of education is always take a back seat. But right now, we, with the help of all of you, because media is the fourth pillar of democracy, and you are the media who can propagate the message of sports to each and every citizen of this country. That's why we are conducting this press conference across all the states. The major objective, I want to tell you that where we are lying in the sports field and where we want to go. The time has gone. अभी सबको स्पोर्ट्स में अगर ये इकोसिस्टम इतना बढ़ने वाला है तो स्पोर्ट्स भी जॉब देगा. स्पोर्ट्स में भी आप आपके इमोशंस इन्वेस्ट कर सकते हो, आपका पैशन इन्वेस्ट कर सकते हो. अभी तक देखिए महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली ये अगर देखा जाए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में लास्ट तीनों एडिशन में महाराष्ट्र नंबर 1 है. नेशनल गेम्स में लास्ट तीनों एडिशन में नंबर 2 नंबर 1 है. गोवा में नंबर 1 था, रिसेंटली उत्तराखंड में नंबर 2 है. मीन जैसे ही यूथ होता है महाराष्ट्र स्पोर्ट्स में नंबर 1 नंबर 2 ही रहता है. जैसे इंटरनेशनल में कन्वर्जन होता है तो ये कहीं दिखते नहीं. फिर पंजाब हरियाणा बाकी स्टेट आ जाती है इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन और कॉम्पिटिशंस में. ये क्यों हो रहा है कि हमें सबको जब यूथ एजुकेशन जैसे कॉलेज डेज के वहां डिसीजन करने लगता है तो सबकी फैमिलीज वो डिसाइड करती है अरे एजुकेशन, वी विल प्रेफर एजुकेशन ओवर स्पोर्ट्स. वो बंदा अभी तक गोल्ड मेडल ला रहा था, ऑल ऑफ सडन अब वो एजुकेशन में जाने के कारण यहां जो है वो कंपटीशन से बाहर जा रहा है. अभी हमने स्पोर्ट्स विद एजुकेशन भी चालू किया है कि जहां जहां साई सेंटर होगा या फीडर स्कूल्स को ही इस दायरे में ला रहे हैं कि आपका स्कूल भी टेकन केयर ऑफ हो. अभी तक ये दो बाइफर्गेटेड एंटिटीज कही जाती थी, यार स्पोर्ट्स में है तो एजुकेशन में माइनस है, एजुकेशन में है तो स्पोर्ट्स में माइनस. ये जो माइंडसेट है हमें ये चेंज करना है कि स्पोर्ट्स के साथ भी एजुकेशन होता है. जो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं वो भी आजकल इधर टॉपर है और ये ट्रेंड चालू हो चुका है. अब ये नए स्कीम के कारण और आप सबके सहयोग के कारण हमें ये बताना है कि आप स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं और आप एजुकेशन भी कर सकते हैं. क्योंकि इंटरनेशनल फोरम पे जाते हैं तब आपको इसका अगर एजुकेशन का सपोर्ट मिल जाए तो कॉन्फिडेंस कुछ अलग लेवल पे होता है. बिकॉज आप सबको मालूम है खेल माइंड में पहले खेला जाता है, फील्ड में बाद में आता है. नर्वसनेस आ गया, ये हो गया, खेल तक प्लेयर पहले माइंड में है और फिर वो रेसलिंग की बाउट हो या कुछ भी हो वो फील्ड पे आ जाता है. तो इसी माइंडसेट को दिमाग में रखते हुए ये पूरी स्कीम बनाई गई है. अभी तो ये टाइम पीरियड ही है जो 5 साल जो अलग अलग कंपोनेंट हमने बताए हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पास किया हुआ रेजोल्यूशन है. ये आपकी बात अलग है, लेकिन हम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इंप्लीमेंट करने के लिए अधिकारियों को बताया और अधिकारी उसको मद्देनजर रखते इंप्लीमेंट करेंगे. तो हर एक कंपोनेंट का हमने जैसे 30,000 एथलीट बोले, ये बजट बोला, कोचेस होंगे, पी टीचर्स होंगे, फीडर स्कूल्स होंगे, वो हर कंपोनेंट में आपको अब गैजेट में नंबर आने वाला है. मींस वही मैं कह रहा हूं अभी 30,000 एथलीट तुरंत मींस आप कहिए 6 महीने के भीतर 30,000 एथलीट टारगेट करेंगे. हमने अभी टारगेट किया है कि 30,000 एथलीट हमारे रडार में रहेंगे जो हमारे इंडिया का नाम रोशन करने के लिए पूरी सर्विसेज, पूरा स्पोर्ट्स साइंस का सपोर्ट उनको मिलता रहेगा. और सबसे पहले मैं पांडु सर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसे ओकेजन पे मुझे इनवाइट किया है. स्पेशली एज ए स्पोर्ट्स पर्सन के हिसाब से इतना बड़ा गवर्नमेंट की तरफ से इतना बड़ा जो स्कीम जारी किया गया है उसके अंदर आ जाके मैं ये सब मेरा अवेयरनेस हो रहा है इस स्कीम का, जो कि हमारे वक्त में बहुत ही कुछ नहीं था. हम जब खेलते थे मट्टी के कोर्ट में खेलना मैंने चालू किया था. और मैं अपना एक्सपीरियंस बोलूं तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट मैं बहुत कम में बोलना चाहूंगा कि मैंने जब स्टार्ट किया तो मट्टी कोर्ट में स्टार्ट किया.
और आज मैं मैट कोर्ट में खेल रहा हूँ। और इस बीच में जो लैग हुआ है वो है ग्रासरूट का, क्योंकि मैं जब खेलना चालू किया तो मेरे को ना ही उस वक्त जब आई थिंक मैं 2002-2001 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त ना ही गवर्नमेंट का सपोर्ट था, ना कोई कॉर्पोरेट था, और ना ही कोई ऑर्गेनाइजर थे जो कि सपोर्ट करते थे। तो ऐसा बहुत कम होता है कि जैसे मेरे में ऐसा हुआ था कि हमारे गांव वालों ने मुझे सपोर्ट किया था अच्छे से, जो कि आजकल सुनने में आता है हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पर बहुत सपोर्ट किया जाता है गांव वालों से। महाराष्ट्र में बहुत जगह मैं सुना हूँ कि सपोर्ट किया जाता है। तो उस वक्त वहां से सपोर्ट किया, तब जाके मैं आज यहाँ आ पाया हूँ। तो कहीं ना कहीं किसी की सपोर्ट चाहिए होता है ग्रासरूट एथलीट को कि वो आगे बढ़े। और अभी की स्कीम जो हो रही है वो स्पेशली ग्रासरूट के लिए है, कि जो स्कीम अभी बताया जा रहा है कि फॉरेन एक्सपोजर मिलेगा, फिर स्पोर्ट्स साइंस, ये सब मैं तो जब स्टार्ट किया तो फिर सुनने को क्या, मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर पा रहा कि मुझे कभी ये सब सुनने को मिलेगा फ्यूचर में भी। बट आज का दिन है कि आज सब अच्छी तरह से अपने आप को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एथलीट जो ग्रासरूट में आके आगे बढ़ना चाह रहा है उसको भी अभी थोड़ा बहुत खेल में से सपोर्ट मिला था। और ये मुझे लगता है ये जो स्कीम हो रही है इससे ह्यूज सपोर्ट मिलेगा इंडिया को। और डेफिनेटली जो विजन है कि इंडिया 2036 में जाके टॉप 10 में रहेगी और 48 में जाके 5 पे रहेगी, तो डेफिनेटली ये जो स्कीम है, इस स्कीम के हिसाब से अगर डेफिनेटली अगर अपनी गवर्नमेंट इसको एग्जीक्यूट करके आगे जो करेगी उससे डेफिनेटली हमारा इंडिया, भारत बहुत आगे जाएगा। और डेफिनेटली जो चीज सपोर्ट हमें नहीं मिला था वो इंडिया के यंगस्टर को, यूथ को मिलेगा और वो डेफिनेटली आगे जाएंगे। और भारत मुझे लगता है फ्यूचर में नंबर 1 पे भी आ सकता है। थैंक यू। डेफिनेटली पांडुरंग सर को थैंक यू कहूँगा मैं कि यहाँ पर इनवाइट करने के लिए, इतनी बड़ी स्कीम को हमें बताने में बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हमने बस ऐसे कभी इमेजिन भी नहीं किया सर। हम सपने देखते हैं बट जैसे कि हम लोग 71 पोजीशन पे है, तो विजन बहुत बड़ा है सर। देश हमेशा आगे सोचता है और मोदी जी के विजन की वजह से ही मुझे लगता है कि हम 2016 के पहले कोई पैरा स्पोर्ट्स को जानता भी नहीं था। और 2016 में जब ओलंपिक से लोग आए हुए थे और मोदी जी ने जब उनको एनकरेज किया तो उसका मेडल टैलिंग पे इफेक्ट पड़ा सर। 21 में पैरा में बहुत सारे मेडल बने और अब तो मतलब कॉमनवेल्थ हो या पैरालंपिक्स हो या एशियन गेम्स हो, पैरा स्पोर्ट्स हर जगह अपना बेस्ट दे रहे हैं। और उसमें बहुत बड़ा विजन का मैं कहूँगा महत्व है सर। देश को आगे बढ़ाना है और उस हिसाब से मेडल टैली बढ़ा है। जब मैंने शुरू किया था सर, डेफिनेटली 2014 के पहले मैंने जब चालू किया था तब ना ही ग्रासरूट पे हमें सपोर्ट था, ना ही हमें अवेयरनेस था कि कितने स्पोर्ट्स है। अभी मैं एक्चुअली मुझे इतना याद नहीं था कि इतने स्पोर्ट्स है और हम इतने नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। तो सच में अवेयरनेस बहुत लैक था। और मैं कहूँगा कि इतने तेजी से अगर हम लोग सपने देख रहे हैं, डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि सबको अभी रियलिस्टिक नहीं लग रहे, बट एज अ एथलीट हम समझ सकते हैं कि अगर इतना सब मैन पावर लगेगा, इतना सब अगर रोड मैप रेडी होगा तो आने वाले ग्रासरूट बच्चों के लिए तो बहुत इजी है। हमने जो रास्ता चुना था वो बहुत मतलब बहुत ऊपर नीचे वाला था, बट अभी तो बहुत सारा रोड मैप तैयार है। मैं डेफिनेटली जिक्र करूंगा कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर भी हूँ सर, पुणे यूनिवर्सिटी से क्लास 1 हूँ। तो मुझे यही लगता है कि एजुकेशन और स्पोर्ट्स साथ में पॉसिबल है। जो माइंडसेट महाराष्ट्र गवर्नमेंट में चल रहा है कि यूथ के बाद वो सीनियर के लिए वो पुश नहीं करते, वो एजुकेशन के लिए पुश करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है और इतने एग्रेसिवली उसको पुश किया जा रहा है। और बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे स्कीम आ रही है। और डेफिनेटली हम लोग अपना पूरा पहले तो हम लोग पूरा देश को मेडल लाने के लिए कोशिश करेंगे सर, और जैसे ही हम लोग रिटायर होंगे तो हम डेफिनेटली स्कीम के लिए भी योगदान देने की कोशिश करेंगे। हॅलो एव्हरीवन, फर्स्टली मला खूप आनंद होतोय मी आज इथे आहे या स्कीमच्या लॉन्चसाठी। आणि प्रमोद सर आणि सुकांत सरने ऑलमोस्ट सगळंच कव्हर केलं आणि आमच्या जर्नीजमध्ये एवढा डिफरन्स नसेल, कारण की ते म्हणतात की ग्रासरूट लेवलला खूप इम्पॉर्टंट आहे सपोर्ट मिळणं।
एक गोष्ट जी मला खूप अशी आवडली वॉज द फीडर सिस्टम जी क्रिएट करायचं विजन आहे. आय थिंक मी त्या एका सिस्टम मधून आली आहे, कारण की मी US ला मला ऑपॉर्च्युनिटी मिळाली होती जाऊन कॉलेज करून टेनिस खेळायचा जो चान्स होता मला, की माझं एज्युकेशन पण नाही राहिलं, मला ते कम्प्लीट करायचा पण चान्स मिळाला आणि मी एका इलिट कॉलेजमध्ये पण शिकले. तर ही सिस्टम आय थिंक खूप बेनिफिशियल आपल्या कंट्रीसाठी होणार आहे, कारण की आपल्या ग्रासरूट लेवल्समध्ये स्कूल्स कॉलेजेसमध्ये खूप टॅलेंट आहे. आय थिंक टॅलेंटची कमी नाहीच आहे आपल्या देशात. तर राईट सपोर्ट आणि राईट इकोसिस्टम, आय थिंक फक्त टॅलेंट आयडेंटिफिकेशन नाही, पण त्या टॅलेंटला कम्प्लीट जर्नीला सपोर्ट करण्याचं हे जे विजन आहे हे खूपच महत्त्वाचं ठरणार आहे आणि आय थिंक खूप स्पेशल आहे. मला असं वाटतं की जे आम्हाला नाही मिळालं, आम्हाला तिघांना नाही मिळालं, जे आम्हाला आमचे मेडल्स आणि ह्याच्यानंतर जे आम्हाला सपोर्ट मिळाला आहे, जर का ते लहानपणापासूनच सगळ्या ॲथलीट्सना मिळायला लागले, तर आय थिंक डेफिनेटली ही जी विजन आहे 2036 आणि 2048 ची, आपण हे उत्कृष्टपणाने आपण ते पार करू शकतो. सो थँक्यू. कॉमनवेल्थ गेम जेव्हा होस्टिंग भेटतं त्यावेळेस बऱ्याच फेडरेशन जे इंटरनॅशनल फेडरेशन्स आहेत, त्यामुळे आपले जे जिंकायच्या डिसिप्लिन्स होत्या त्या ह्या कॉमनवेल्थ मध्ये झाल्याच नाही. इफ यू कम्पेअर रिअली द डिसिप्लिन वाईज प्रोग्रेस, देन वी हॅव अचीव्ड मोर दॅन दी लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स. हा त्याच्यामधला मेन हिंट आहे की हे डिसिप्लिन्स तिथे झालेच नाही. जसं तुमचं आता कॉमनवेल्थ मध्ये बॅडमिंटन रॅकेट स्पोर्ट्स नव्हतेच का? फेडरेशनचा इंटरनॅशनल फेडरेशनचा इश्यू होता होस्ट कंट्री सोबत. होस्ट कंट्री म्हटली बॅडमिंटन आम्ही ठेवणारच नाही, आपले तर बॅडमिंटनचे मेडल्स यायचे होते. त्यामुळे जसं अनालिसिस तुम्ही केलं फक्त मेडल टॅलीवर, तर यू कॅन फील की अरे मेडल मग तेच मी म्हणतोय, तीच अनालिसिस मधून हे प्रूव्ह झालं की वी हॅव परफॉर्म मच बेटर दॅन दी लास्ट कॉमनवेल्थ. एक्झॅक्ट स्टॅटिस्टिक आपण काढून देऊ. दुसरा क्वेश्चन तुमचा होता की तुम्ही 10 वर्ष 2017 ला तुम्ही न्यू गेम्स. बिलकुल. आता ही जी प्रोग्रेस आहे की ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम, म्हणजे हे तिघे जण जे आहेत असे बरेच ऍथलीट्स ऑलरेडी इन द सिस्टम, दे आर डुईंग इट मच मच बेटर. वी आर देअर ॲज अ कॉम्पिटिशन लेवल. म्हणजे हे आजपासून 0 पासून सुरुवात करत नाहीये. वी आर देअर 55-60% ऑलरेडी. वी वॉन्ट टू अचीव्ह 90-100%. अँड विल डेफिनेटली इंडियामध्ये एकदा एखाद्या गोष्टीचा नाद घेतला तर तो लवकरात लवकर कम्प्लीट होतो. इंडियानं दाखवून दिलं इन एव्हरी स्पोर्ट्स. ह्यांची पण जेव्हा आपण जर्नी ऐकल्या 5-10 वर्षापूर्वी चालू केले, दे आर गोल्ड मेडलिस्ट. इन सेम कंटेक्स्ट बाकीच्या पण डिसिप्लिन, आता स्पोर्ट्स क्लाइम्बिंग मध्ये आम्ही अनालिसिस करत होतो, जस्ट वॉलवर चढणार किती लवकर त्यावर मेडल ठरतात. आपण अटेम्प्टच केलेला नाहीये. वेन वी स्टार्ट अटेम्प्टिंग, अ सिरियस 5 years प्रिपरेशन इज व्हेरी वेल. आपल्याकडे प्रोडिजीज आहेत, पण आपल्याकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर नाहीये ना. दॅट इज वाय 5 वर्षात आपण इन्फ्रास्ट्रक्चर कव्हर करणार आणि मग परत बिलकुल. आणि असंही म्हणू नका की इन्फ्रास्ट्रक्चर एकदम आजच्या लेवलला झिरोच आहे. वॉट एव्हर इलिट ऍथलीट्स दे आर प्रॅक्टिसिंग. फक्त आपल्याला तो नंबर वाढवायचा, ब्रॅकेट ऑफ ऍथलीट्स जो ग्रासरूट मधून येणार आहे. आपलं इलिट ऍथलीट्स आजपर्यंत म्हणजे व्यवस्थित चाललंय. त्यांच्यासाठी स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाचे सेंटर्स आहेत, त्यांना फॅसिलिटीज आहेत. आता आपल्याला डिस्ट्रिक्ट तालुका लेवल फीडर स्कूल, जे स्कूलमध्ये स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज आहेत त्यांना बूस्ट करणं आहे. की ह्या स्कीम्स आलेल्या आहेत, तुम्ही त्या स्पोर्ट्समनला बूस्ट करा, त्यांना डिस्करेज नको करा, तुम्ही त्यांना एनकरेज करा. तू स्पोर्ट्स मध्ये आहेस ना, स्पोर्ट्स करत राहा. त्याला कुठेतरी जेव्हा आपण दाबतो ना तेव्हा तो पुढे येत. ते आता आपल्याला सायकोलॉजिकली टाळायचंय. लेट्स डू इट. मीन्स ऑल ऑफ अस हॅव दॅट युनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की आता आपणच खच्चीकरण नको. तुम्ही पालक आहात, सर्वजण आपण एक माइंडसेटनी विचार करत असतो. त्या माइंडसेटनीच थोडासा प्रॉब्लेम होतो. तो माइंडसेट जर तोडला तर आय कांट डाऊट ऑन द कॅपेबिलिटीज ऑफ इंडिया. म्हणजे कुठे दाखवलेलंच आहे. इंटेलेक्च्युअली आपण सुपिरियर सगळ्यांना दाखवलं. एव्हरी सीईओ ऑफ एनी MNC मल्टीनॅशनल कंपनी इंडियाचाच आहे. कोणतीही कंपनी घ्या इंडियाचीच आहे. पण इंटेलेक्च्युअली जो माणसं सुपिरियर आहे ते स्पोर्ट्समध्ये नाहीत, हे फॅक्ट आपण एक्सेप्ट करूच शकत नाही. तू डोकेवान आहेस ना, मग तू करणारच. तशा प्रकारे आपण विथ दॅट प्लॅन अँड पाथवे वी हॅव स्टार्टेड प्लॅनिंग. आपण 2 तिथे तुम्ही स्कीम ऐकल्या असतील की फिट इंडिया फीडर स्कूल्स, खेलो इंडिया फीडर स्कूल्स आणि उत्कृष्ट विद्यालय.
ह्या 2 स्कीम मध्ये आम्ही जास्तीत जास्त प्रोत्साहन देणार आहेत की बाबा एज्युकेशन तुमचं चालू आहे ना, तिथेच आम्ही फील्ड ऑफ प्ले बनवणार आहे. त्यांना इन्फ्रास्ट्रक्चर बूस्ट देणार आहे की तुम्ही आता ह्याच्यासोबत एक इंटरनॅशनल प्रोटोकॉल एखाद्या स्पोर्ट्सचा कसा असतो त्या प्रोटोकॉलचाच इन्फ्रा बनवायचा. बरेच वेळेस कसं होतं, आता आपलं फॉर एक्झाम्पल महाराष्ट्राचं रेसलिंग आपल्या इथे पाहिलं गेलं तर फक्त मातीत खेळलं जातं आणि महाराष्ट्र केसरीच डोक्यात असतं. मला महाराष्ट्र केसरी होऊ दे, माझं काम संपलं. जेव्हा माझं रेसलिंग डिसिप्लिन माझ्या स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंटरला आहे, तिथे प्रत्येक जो ऍथलीटचा पालक येतो, सर इसको बस महाराष्ट्र केसरी बनाना. मैं बोला महाराष्ट्र केसरी बनना है तो मेरी एकेडमी में मत आना, तुम्हें इंडियन ओलंपियन बनाना है तो आना. आपके सपने ही महाराष्ट्र लेवल के हैं तो आप इंडियन मेडल कैसे ला सकते हो. सगळ्यांना काय वाटतं, एकदा आपण त्या कुस्तीमध्ये महाराष्ट्र केसरी झालं, आपलं सेट झालं, नोकरी लागली. हा जो माइंडसेट आहे बाहेर निघण्याचा, तो माइंडसेट आपल्याला तोडावा लागेल. त्याच्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये टॅलेंट असून सुद्धा आपण ते प्रोग्रेस करत नाहीये. तर ह्या माइंडसेटला आपल्याला एकदा कुठेतरी तोडावं लागतं. आणि आपण प्रत्येक डिसिप्लिन, जसं आपला NS पटियाला ही कोच फॅक्टरी आहे असं समजा. जी पटियालाची साई अकॅडमी आहे ही कोच फॅक्टरी आहे. आपण आता प्रत्येक डिसिप्लिनचे सर्टिफिकेशन कोर्स केलेले आहेत आणि त्या एक्सपर्ट आपण तिथे बनवत आहोत आणि लार्ज स्केल रिक्रुटमेंट ऑलरेडी चालू झालेला आहे. कारण जेव्हा ही स्कीम आली त्यावेळेस हे विचारण्यात आलं की तुम्ही कितपर्यंत करू शकता, त्याप्रमाणे आम्ही बजेट देऊ. तर प्रत्येक डिसिप्लिनचा एक रोडमॅप बनवण्यात आलेला आहे. त्याचे एक्सपर्ट्स फॉरेन कोचेसची तरतूद आहे. आपण त्या एक्सपर्ट फॉरेन कोचेसला सुद्धा यामध्ये इन्व्हॉल्व करणार आहोत. त्यांनाही सॅलरीचं कॉम्पोनंट ह्याच्यामध्ये आहे. तर आपण ते दाखवायचा मुद्दा हाच होता की आपल्याला विदाउट पार्टिसिपेशन कोणतं मेडल सोडायचं नाही. वी विल फाईट इट आउट. आपण फाईट करू. विनिंग अँड लुझिंग इज अ पार्ट ऑफ द गेम, बट वी आर नॉट फायटिंग इट ओनली. तर आता आहे की आता आपल्याला लढायचंय. सो दॅट्स वाय दिस स्ट्रॅटेजी. फूड सायन्स, सायकोलॉजी, मेंटॅलिटी, नर्वसनेस, सर्वांगीण विकास जो म्हणतो ना आपण कोणत्याही ऍथलीटचा, प्रत्येक खेळामध्ये जसं इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशन इज अ व्हेरी हार्ड कॉम्पिटिशन. जेव्हा तुम्ही नॅशनल वरून इंटरनॅशनल जाता तेव्हा तुम्हाला सायकोलॉजिकली, जसं मी म्हणलं ना, प्रत्येक खेळ पहिले डोक्यात होतो आणि नंतर तो फील्डवर येतो. तर त्यामध्ये आपल्या काय चुका आहेत, काय नाहीत, आपले ऍथलीट्स कुठे कमी पडतात, हे ओव्हरऑल होलिस्टिक आपण आता स्टडी करतोय. त्यामुळे स्पोर्ट्स सायन्स, आपण सायन्स जोडलंय स्पोर्ट्सला. आपण सायकोलॉजिस्ट आणलेत, बायोडायनॅमिक्स आणलेत. आपण आपले जसे आता नीरज चोप्रा म्हणा, तर ते बायोडायनॅमिक्सचा आपण त्यांच्यावर एक्सपेरिमेंट करतोय की आपल्याला 90 मीटरच्या पुढे कसे आता मारता येईल. मग सगळे आपले डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ हे त्यावर काम करायला चालू. दॅट्स वाय वी अटॅच स्पोर्ट्स सायन्स टू इट. म्हणजे हे आपलं कन्व्हर्जन रेट आता वाढत जाईल. आणि स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया ग्रेजुअली एक्सपांड करती है स्पोर्ट्स इकोसिस्टम टू सेट एन एग्जाम्पल. तो आपने जो कहा कि डेवलपमेंट, हाँ 100% स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में तो पहले डेवलपमेंट होगा क्योंकि दे आर सेटिंग एन एग्जाम्पल ना. आप एग्जाम्पल खुद ही नहीं सेट कर पाएंगे तो नोबडी विल फॉलो. सो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अ लीडर इन दिस एस्पेक्ट. दे विल फर्स्ट, द इंफ्रा विल बी डेवलप्ड इन देयर सेंटर्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने साई कांदिवली देखी है तो फ्रॉम लास्ट 35 years देयर वाज नो लीज एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. 35 साल के बाद अभी हुआ है. 450 करोड़ का मास्टर प्लान भी हमने अप्रूव करवा ली. So 450 crore investment will come in Sai Kandivali Academy and it will develop the international art, state of art infrastructure. तो वो जैसे आपने कहा तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सभी सेंटर्स, ओलंपिक सेंटर्स के, क्योंकि आपने अगर पिरामिड देखा होगा, हमारे एलिट के लिए हमें ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने हैं. तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर्स ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर्स कहलाएंगे. जो जिनमें ये हाई क्लास फैसिलिटीज बनेगी उनको ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे कि जिसमें इंटरनेशनल भी कैंप्स हो. हम बाहर फॉरेन एक्सपोजर के लिए एथलीट्स को भेजते हैं, लेकिन बहुत सारी कंट्री ये चाहती है कि अभी इंडिया में आके स्पोर्ट्स सिखा जाए. तो हमारे पास भी वैसी एकेडमीज बननी चाहिए जिससे इंटरनेशनल एथलीट्स विल कम इन इंडिया. जैसे हम बहुत सारी कंट्रीज को कबड्डी सिखाते हैं. हमने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बहुत सारे कोचेस एक साल के लिए फॉरेन कंट्रीज में भेजे कि उनको कबड्डी सिखाओ. क्यों हम क्या कह रहे हैं कि हमारी व्यूवरशिप देखो तो 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया सिंगल कंट्रीज है. मींस इस पृथ्वी पे हर छठा आदमी इंडियन है. आप जहां चाहिए जाइए वर्ल्ड में. अगर इतनी व्यूवरशिप है तो लेट्स क्रिएट अवर इंडिजिनस गेम्स एज इंटरनेशनल गेम्स.
भाई खो खो कबड्डी भी तो इंटरनेशनल 16% अगर देखने लगेंगे तो वैसे उसको सुपर हिट कहा जाएगा। तो उस हिसाब से भी हम प्लानिंग कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इन 36 होस्टिंग करते टाइम या कॉमनवेल्थ के टाइम हमारे जो इंडिजिनस गेम्स है ना विल बी द पार्ट ऑफ कंपटीशन। जैसे कि आपने गुजरात में देखा होगा योगा वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई, हम योगा के ओरिजिनेटर हैं, तो वहां का कंपटीशन हुआ। तो उस हिसाब से इतनी सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, दैट इज द बिगेस्ट विन फॉर इंडिया। सब साई सेंटर और सभी खेलो इंडिया सेंटर्स में आपको एक टोल फ्री नंबर भी है, एक सर्विस सेंटर भी है और आरटीआई और बाकी पीएम ग्रीवेंसेस तो है ही। मींस वी टेक ऑल प्रिकॉशंस कि कोई भी एथलीट, जैसे मैंने कहा 2 ही प्रिंसिपल पे हम काम कर रहे हैं, एथलीट सेंट्रिक पॉजिटिव, तो इनके लिए जो भी करना पड़े हम करें। थैंक यू वेरी मच। और मैं